आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं रोज की तरह परमपिता परमेश्वर का। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों से करें शुरुआत के लेखक साइमन सिनेक सर का, मंजुल पब्लिशिंग हाउस का, अनुवादक भारती पंडित जी का, और जूम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके माध्यम से हम ये ऑनलाइन बुक रीडिंग कर रहे हैं 7 अप्रैल 2026 से लगातार, विदाउट एनी ब्रेक। तो इस बुक का, इस किताब का, हिंदी वाली किताब का अध्याय पढ़ रहे हैं हम कि यह किसी का विचार नहीं है, यह जीव विज्ञान है। यह मतलब क्यों से करें शुरुआत। ये जो विचार है वो कह रहे हैं ये किसी का विचार नहीं है। दिस इज द बायोलॉजी, दिस इज द साइंस, दिस इज हाउ द नेचर इज वर्किंग, दिस इज हाउ द ह्यूमन बॉडी इज वर्किंग। कि तीन गोल्डन सर्कल हैं, और इनर सर्कल इज वाई, मिडिल सर्कल इज, इनर सर्कल इज हाउ, सॉरी, वाई, एंड देन हाउ, एंड देन व्हाट। तो कल हमने पेज नंबर 73 पे छोड़ा था, और बात चल रही थी एप्पल कंप्यूटर की, बड़े बड़े ब्रांड्स की बात चल रही कि लोग एप्पल का प्रोडक्ट 6-6 घंटा वेटिंग लाइन में खड़े होके क्यों खरीदते हैं, जो 25% कॉस्टली है बाकी प्रोडक्ट से, और उसकी फीचर्स भी कोई ऐसे नहीं है कि जो बहुत यूनिक फीचर्स हों, बल्कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसा है कि वो उसी पे चलेगा, विंडो पे चलेगा ही नहीं, आईओएस पे चलेगा खाली। चलिए, तो आज से हम शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं लास्ट पैराग्राफ की 2 लाइनों में कि वास्तविकता में मैक मैक एक मैकिन्टोश, इनका एक ब्रांड है कंप्यूटर का, एप्पल का। वास्तव में मैक को खरीदने का उनका निर्णय, उनका मतलब ग्राहकों का निर्णय, और उनकी इस ब्रांड के प्रति वफादारी, दोनों ही बहुत निजी बातें हैं, पर्सनल है। वे एप्पल के बारे में वास्तव में चिंता नहीं करते, यह सब उनकी भावनाओं के बारे में है, इमोशंस। अब आज से शुरू करते हैं। ऐसा ही उन लोगों के बारे में कहा जा सकता है जो एप्पल के लिए काम करना पसंद करते हैं। वे भी अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं ढाल पाते। उनके मामले में उनकी नौकरी उनके क्यों के लिए क्या के समान है। वे भी इस बात से सहमत हैं कि एप्पल की सफलता के पीछे उसके उत्पादों की गुणवत्ता का हाथ है, मगर अंदर गहराई में वे सभी अपने आप से बड़े किसी काम का हिस्सा बनने में आनंद महसूस करते हैं। एप्पल के वफादार ग्राहकों की ही तरह एप्पल के वफादार कर्मचारी भी अच्छी क्रांति को पसंद करते हैं। वेतन में खासी बढ़ोतरी और अन्य लाभ भी एप्पल के कर्मचारी को डेल में काम करने के लिए राजी नहीं कर सकते। इसी तरह से एप्पल के मैक इस्तेमाल करने वाले ग्राहक को पीसी खरीदने के लिए बड़ी छूट या कीमत की कमी भी लुभा नहीं सकती। उनमें से कुछ तो पहले से ही दोगुनी कीमत अदा कर रहे हैं। एप्पल के कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मार्केट में दूसरा कंपटीटर है, डेल है या फिर एचपी है, उससे डबल डबल प्राइस पे है, तो भी लोग मैक खरीद रहे हैं। यह व्यवहार तर्क से परे है। दिस इज बियॉन्ड द लॉजिक्स। यह एक धारणा है, एक विश्वास है। एप्पल की कार्य संस्कृति एक पद्धति, एक पंथ बन गई है, और यह महज दुर्घटना नहीं है। यह उत्पादों से बढ़कर कुछ और भी है। यह सहयोग का आधार है। यह विश्वास का मामला है। होंडा और फरारी को याद करें। उत्पाद केवल कंपनी क्या सोचती है इसको प्रदर्शित नहीं करते, वरन कंपनी के वफादार ग्राहक क्या विश्वास करते हैं, वे इसके भी प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए, एप्पल के लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले लोग हवाई अड्डे पर बैठकर लैपटॉप खोलना पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति यह जान ले कि उसके पास मैक है। यह वास्तव में उनके व्यक्तित्व को, उनकी पर्सनैलिटी को दर्शाने वाला प्रतीक है, द सिंबल ऑफ देयर पर्सनैलिटी। वे क्या हैं, यह दिखाने वाला चिन्ह। एप्पल का चमकीला लोगो उस व्यक्ति के बारे में बताता है कि वह कौन है और दुनिया को किस तरह से देखता है। लोग जितना ध्यान मैक के लोगो पर देते हैं, क्या किसी ने लोगों का उतना ही ध्यान एचपी या डेल के कंप्यूटर की ओर देते देखा है? क्वेश्चन मार्क। एचपी और डेल के पास क्यों का धुंधला सा संज्ञान है। अतः उनके उत्पाद और लोगो उपयोगकर्ताओं के बारे में कुछ भी संकेत नहीं देते। एचपी या डेल के उत्पाद, चाहे वे पतले, हल्के हों या कितने ही तेज चलने वाले हों, वे किसी भी उच्च लक्ष्य, कारण या धारणा को नहीं दर्शाते, बल्कि लंबे समय तक डेल के कंप्यूटर का लोगो इस तरह से लगा हुआ था कि जब व्यक्ति इसे खोलता था तो यह लोगो सिर्फ उसे ही सीधा दिखाई देता था, बाकी लोगों के लिए
यह उल्टा हुआ करता था। जिन उत्पादों के पीछे की क्यों की धारणा स्पष्ट होती है, वे बाहरी दुनिया को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वे कौन हैं और किस बात में विश्वास रखते हैं। याद रहे, लोग आप क्या बनाते हैं यह सोचकर किसी उत्पाद को नहीं खरीदते, वरन वे इसलिए इसे खरीदते हैं कि आप इसे क्यों बनाते हैं। यदि किसी कंपनी के पास क्यों की स्पष्टता नहीं है, तो उसके लिए बाहरी दुनिया को वे क्या बनाते हैं इससे ज्यादा कुछ बता पाना कठिन होता है। और जब ऐसा होता, तो फिर जोड़ तोड़ की नीति अपनाई जाने लगती है, जो कि कीमतों में घटाव, विशेषताएं, सेवाएं या गुणवत्ता दूसरों की तुलना में अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए प्राथमिक उपाय बन जाते हैं। तो यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है जिसमें हमने यह पढ़ा कि क्यों जो है वो विचार नहीं है, जीव विज्ञान है। अब हम चलते हैं अध्याय 5 पर। स्पष्टता, अनुशासन और अनुरूपता। आई थिंक स्पष्टता का मतलब क्लैरिटी है, अनुशासन का मतलब डिसिप्लिन है इंग्लिश में, और अनुरूपता का मतलब है सिमिलैरिटी। तो स्पष्टता, अनुशासन और अनुरूपता। तो क्या कह रहे हैं साइमन सिनेक साहब इस अध्याय में? प्रकृति खालीपन से घृणा करती है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जहां भी संभव हो, प्रकृति संतुलन बनाने का प्रयास करती रहती है। जब जंगल की आग के कारण जीवन नष्ट हो जाता है, तो उसे प्रतिस्थापित करने के लिए प्रकृति नई जीवन श्रृंखला उत्पन्न कर देती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भोजन श्रृंखला का होना, जिसमें हर एक प्राणी दूसरे प्राणी पर भोजन के लिए आश्रित रहता है, वह भी संतुलन बनाए रखने का प्रकृति का तरीका है। सुनहरा वृत्त भी जीव विज्ञान के प्राकृतिक सिद्धांतों में ही अवस्थित होता है, और यह भी इस संतुलन का पालन करता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जब क्यों अनुपस्थित होता है, when y is absent, तो असंतुलन पैदा होता है और जोड़ तोड़ पनपता है। और जब जोड़ तोड़ पनपता है, तो ग्राहकों के लिए अनिश्चितता बढ़ जाती है, विक्रेताओं के लिए स्थिरता बढ़ जाती है, और सभी के लिए तनाव बढ़ता जाता है। क्यों से शुरुआत करना वास्तव में शुरुआत ही होती है। यू हैव टू बिगिन विद वाई। बिगिन विद वाई करते हैं तो दैट इज द एक्चुअल बिगिनिंग। किसी को प्रेरित करने की योग्यता हासिल करने से पहले किसी संस्था और व्यक्ति को बहुत कुछ करना पड़ता है। सुनहरा वृत्त, गोल्डन सर्कल ठीक से काम करे, इसके लिए हर हिस्से का सही क्रम में और संतुलित होना जरूरी है। टॉपिक है क्यों की स्पष्टता, द क्लैरिटी ऑफ वाई। इसकी शुरुआत स्पष्टता से होती है। आपको यह जानना जरूरी है कि आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं। यदि लोग आप क्या करते हैं उसे नहीं खरीदते, वे आप क्यों करते हैं इस कारण इसे खरीदते हैं। यदि आप जो बेचते हैं उसे क्यों बेचते हैं यह आपको पता नहीं हो, तो और कोई इसे कैसे जान सकेगा? क्वेश्चन मार्क। यदि किसी संस्था के लीडर्स अपने काम के क्यों को ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाए, तो वे अपने कर्मचारियों से यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वे कंपनी के क्यों को कैसे जानेंगे? क्वेश्चन मार्क। यदि एक राजनेता अपने राजनेता बनने की चाह के पीछे का क्यों नहीं जानते हैं, तो उसके मतदाता इसे कैसे जान सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। जोड़ तोड़ किसी चुनाव के परिणामों को तो प्रभावित कर सकता है, मगर उससे इस बात के निर्धारण में मदद नहीं मिल सकती कि शासन किसे करना चाहिए। सत्तासीन होने वाले को ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो अपनी इच्छा से उनका अनुकरण करें। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होती है जो सामान्य से कुछ अधिक महत्वपूर्ण में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों को प्रेरित करना हो तो क्यों की स्पष्टता होनी चाहिए। अगला टॉपिक है कैसे का अनुशासन, द डिसिप्लिन ऑफ हाउ। क्लैरिटी ऑफ वाई, डिसिप्लिन ऑफ हाउ। एक बार आपको यह पता लग जाता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तब यह सवाल उठता है कि आप इसे कैसे करते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये कैसे वास्तव में आपके मूल्य या सिद्धांत होते हैं, कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जो आपको अपने लक्ष्य को जीवन में लाने के लिए मदद करते हैं। हम चीजों को किस तरह से करते हैं, यह किसी संस्था के तंत्र और प्रक्रियाओं तथा कार्य संस्कृति को दर्शाता है।
आप किस तरह से काम करते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि संस्था को और उसके कर्मचारियों को उन दिशा निर्देशात्मक तत्वों के प्रति उत्तरदायी बनाए रखना किसी संस्था की अपनी प्राकृतिक ताकतों के साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। कैसे की समझ अपने साथ काम करने योग्य लोगों को नियुक्त करने या अपने लिए भागीदार खोजने की बड़ी योग्यता का विकास करती है। विडंबना यह है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आप जो करते हैं उसे क्यों करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उसका अति महत्वपूर्ण उत्तर वास्तव में बहुत ही सरल है और खोजने के लिए आसान है। ब्रैकेट में कह रहे हैं सिनेक साहब कि इसे मैं अगले अध्याय में साझा करूंगा। यह वह अनुशासन है जो आपको अपने लक्ष्य से, उद्देश्य से कभी भी भटकने नहीं देता और आपको अपना काम करने के तरीके के प्रति जिम्मेदार बनाए रखता है, जो कि सबसे कठिन हिस्सा होता है। हमारे लिए इसे और भी जटिल बनाने के लिए हम अपने मूल्यों को कुछ संज्ञाओं के रूप में दीवार पर लिखकर अपने आप को उनका स्मरण कराते रहते हैं, जैसे ईमानदारी, प्रतिबद्धता, नवाचार, संवाद आदि। मगर ये संज्ञाएं अक्रिय होती हैं, ये केवल वस्तुएं हैं। इनके लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराना लगभग असंभव है। बॉब, आज थोड़ा और नए तरीके से सोचो, नवाचार करो, और यदि आपने अपनी दीवारी पर ईमानदारी लिख कर रखा है तो फिर आपको और भी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो लिख के रखा है तो उसको फॉलो करने के लिए फिर जान निकलती है ना, ईमानदारी। लिख तो दिया। यदि मूल्यों और दिशा निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाना है तो उन्हें क्रियाओं के रूप में देखना होगा। जैसे ईमानदारी केवल ईमानदारी नहीं है, इसका अर्थ है हमेशा सही चीजें करना। नवाचार का अर्थ है समस्या को अलग नजरिए से देखना। हमारे मूल्यों को क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना हमें स्पष्ट नजरिया देता है कि किसी परिस्थिति में कैसे काम करना है। ऐसा करने से हम एक दूसरे को उसके प्रति उत्तरदायी ठहरा सकते हैं और उनके अनुसार काम करने के लिए कह सकते हैं। लोगों को प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए कहने से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि उनके निर्णय हमेशा उपभोक्ता या ग्राहक के लाभों को ध्यान में रखते हुए ही लिए जाएंगे, मगर उन्हें हमेशा सही बात के साथ जाने और सही काम करने के लिए कहकर इसे सुनिश्चित किया जा सकता है। मुझे हैरानी है कि जब सैमसंग, इतनी बड़ी कंपनी है ना, जब सैमसंग ने यह प्रचारित किया कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए सैमसंग की खरीदी में छूट का लाभ नहीं है, तो ऐसा करते समय उसने दीवार पर कौन से मूल्य लिख कर रखे होंगे, क्वेश्चन मार्क। है ना, कितनी गलत प्रैक्टिस है ना, कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, और क्योंकि वो अपार्टमेंट में रहता है तो विच मूल्य यानी विच कोर वैल्यू देवर फॉलोइंग, पता नहीं। ऐसा सिनेक साहब कह रहे हैं। सुनहरा वृत्त दीर्घावधि की सफलता के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करता है, मगर लंबे समय तक की जाने वाली बातों की आंतरिक प्रवृत्ति में अक्सर निवेश या अल्पकालिक कीमतें शामिल होती हैं। यही कारण है कि क्यों पर बने रहने का अनुशासन विकसित करना और अपने मूल्यों के प्रति खरे बने रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तीसरा टॉपिक है क्या की निरंतरता। द निरंतरता ऑफ क्या, वट। हर वह बात जिसे आप कहते हैं और आप करते हैं वह आपकी धारणाओं की पुष्टि करती है। क्यों भी एक धारणा है, एक विश्वास है, यह यही सब है। कैसे यह इस धारणा की कार्य में परिणति है, और क्या इन कार्यों के परिणाम हैं, उन कार्यों के जो आप अपने उत्पादों, सेवाओं, विज्ञापन, लोगों से संपर्क, संस्कृति और कर्मचारियों को नियुक्त करने के रूप में जो भी करते कहते हैं और करते हैं। यदि लोग आपके उत्पाद आपके क्या के लिए नहीं वरन क्यों के लिए खरीदते हैं, तो ये तीनों बातें स्थायी बनी रहनी चाहिए ना, क्या भी, कैसे भी और क्यों भी। इस स्थायित्व के जरिए लोग बिना किसी शंका कुशंका के आपकी धारणाओं को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। आखिरकार हम एक स्थायी दुनिया में रहते हैं। लोग आपके बारे में आपके द्वारा कही गई और की गई बातों के द्वारा ही जान पाएंगे, और यदि आपकी बातों और काम में सततता यानी लगातार स्थायित्व नहीं है तो आपकी धारणाओं के बारे में कोई नहीं जान पाएगा।
यह वैधता या प्रामाणिकता क्या के स्तर पर प्राप्त होती है? वैधता यानी लीगलिटी। वैधता शब्द अक्सर कॉरपोरेट और राजनीतिक क्षेत्रों में उछाला जाता है। हर एक व्यक्ति वैधता के महत्व के बारे में बात करता है। तुम्हें वैध होना चाहिए, विशेषज्ञ कहते हैं। सभी आंकड़े और उनके रुझान भी यही सुझाते हैं कि लोग उन्हीं ब्रांड के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं जिन्हें वैधता प्राप्त हो, मतलब अप्रूवल हो, लीगल हो। इलीगल काम लोग नहीं करना चाहते। लोग ऐसे ही लीडर की को मत देते हैं, वोट देते हैं जो उनकी नजरों में वैध हो। दिक्कत बस इतनी सी है कि विशेषज्ञों द्वारा दिया गया निर्देश केवल वाक्य मात्र है, उसमें क्रिया का भाव गायब है। आप किसी के दफ्तर में जाकर उससे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि देखो, अब से थोड़ा और प्रामाणिक काम करो, प्रामाणिक बनो? एक कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपने कर्मचारी को कह सकता है कि जिस उत्पाद पर आप काम कर रहे हो उसे थोड़ा और वैध या प्रामाणिक बनाओ। कंपनियां जो कुछ भी विज्ञापित करती हैं उसे और अधिक सत्य, प्रामाणिक और वैध बनाने के लिए क्या करती हैं? क्वेश्चन मार्क। इसका समाधान हास्यास्पद है। वे बाजार में जाकर उपभोक्ताओं पर शोध करते हैं और उनसे पूछते हैं, हम आपसे ऐसा क्या कहें जो आपको वैध या सत्य प्रतीत हो? यह पूरी तरह से मूल मुद्दे से भटकने वाली स्थिति है। आप दूसरों से यह नहीं पूछ सकते कि आपको वैध प्रतीत होने के लिए क्या करना चाहिए। वैध या प्रामाणिक होने का अर्थ ही यह है कि आप वास्तव में भरोसा करते हैं। अधिक वैध होने के लिए कहने पर राजनेता का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। कोई लीडर और प्रामाणिक तरीके से अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि स्पष्टता के अभाव में इस तरह के सारे निर्देश बेकार हो जाते हैं, अनुपयोगी सिद्ध होते हैं। प्रामाणिकता का अर्थ है आपका सुनहरा वृत्त संतुलन में है, बैलेंस्ड है। इसका अर्थ है आप जो भी कहते हैं, आप जो भी कहते हैं और कहते हैं उसमें आप वास्तव में भरोसा करते हैं। यह प्रबंधन से कर्मचारियों तक के लिए लागू होता है। जब ऐसा होता है तभी आप अपने आप को प्रामाणिक या वैध मान सकते हैं। एप्पल का विश्वास है कि इसके मौलिक एप्पल कंप्यूटर और मैकिन्टोश ने बाजार में प्रभाव बनाए हुए आईबीएम डॉस प्लेटफॉर्म्स को चुनौती दी। एप्पल का विश्वास है कि उसके आईट्यून और आईपॉड ने संगीत के क्षेत्र की यथास्थिति को चुनौती दी है, और यह हम सब जानते हैं कि एप्पल ने जो कुछ किया उसे वह क्यों कर पाया। इसका कारण यही है कि हम एप्पल के उत्पादों की वैधता को, प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। डेल ने भी छोटे इलेक्ट्रॉनिक के बाजार में प्रवेश के लिए MP3 और पीडीए बनाए, मगर हमें डेल का क्यों मालूम नहीं था, वह इन उत्पादों को क्यों बना रहा है, यह पता नहीं था। अतः उसके उत्पादों के प्रति भी निश्चिंतता नहीं थी। ऐसा नहीं है कि डेल अन्य क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकता, कर सकता है। क्यों? इसके पास निश्चित तौर पर वह ज्ञान और योग्यता है जिसके बल पर वह अच्छे उत्पाद बना सकता है, मगर क्यों की स्पष्टता नहीं होने के कारण इसके लिए यह काम अधिक कठिन, अधिक खर्चीला हो जाता है। केवल अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाना और उनका विज्ञापन करना सफलता नहीं दिलाता जी। इसके लिए बाजार में वैधता, स्वीकार्यता होना जरूरी है, और यह वैधता क्योंकि स्पष्टता के बिना नहीं आ सकती, और वैधता महत्वपूर्ण है। किसी श्रेष्ठ सेल्समैन से पूछिए कि एक अच्छा सेल्समैन होने के मायने क्या हैं। वह आपको बताएगा कि जब आप अपने द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों में विश्वास दिखाएंगे तो उससे ही ऐसा हो सकेगा। अब सेल्स की नौकरी में विश्वास का क्या काम? क्वेश्चन मार्क। सीधी बात है, जब सेल्समैन स्वयं अपने द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद को अच्छा मानेंगे तो उनके मुंह से निकलने वालों शब्दों में स्वतः ही सत्यता झलकने लगेगी। कई बार हम सेल्स में सिखाते हैं कि व्हाट इज सेल्स, तो कहा जाता है कि इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कन्विक्शन यू हैव। जो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको कन्विक्शन है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया सामने वाले में, तो दैट इज सेल्स। जब विक्रय के इस समीकरण में विश्वास का प्रवेश होता है, जब विक्रय के, सेल्स के इस समीकरण में विश्वास का प्रवेश होता है तो सेल्समैन का जुनून बढ़ जाता है। इसी वैधता
सत्यता द्वारा बनाए गए रिश्तों पर विक्रय का सारा उद्योग टिका हुआ होता है। रिश्ते विश्वास निर्मित करते हैं। संतुलित सुनहरा व्रत, बैलेंस्ड गोल्डन सर्कल की अनुपस्थिति का अर्थ है मजबूत रिश्तों का नहीं होना, वैधता का नहीं होना, विश्वास का नहीं होना। और ऐसा होने पर आप वापस कीमत, सेवाएं, विशेषताएं और गुणवत्ता के चौराहे पर वापस चले जाते हैं। आप बाकी लोगों के ही समान हो जाते हैं। इससे खराब यह होता है कि वैधता या पहचान के अभाव में कंपनियां जोड़ तोड़ में लग जाती हैं। कीमतें घटाना बढ़ाना, प्रचार प्रसार, दबाव बनाना, डर दिखाना आदि की शरण में जाती हैं। इससे प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, मगर थोड़े समय के लिए। वैधता, सत्यता और प्रामाणिकता का होना सफलता की आवश्यक शर्त नहीं है, मगर यदि आप अपनी सफलता को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो ये आवश्यक है। और बात फिर क्यों तक जाती है। प्रामाणिकता तब आती है जब आप जो कुछ भी कहते या करते हैं उसमें विश्वास करते हैं। फिर भी जब आपको क्या के स्तर पर रहते हुए यह पता नहीं होता कि संस्थाएं या उत्पाद क्यों अस्तित्व में हैं, तो आपके द्वारा कही या की जा रही बातें आपके क्यों से मिलती जुलती हैं या नहीं, इसे जानना असंभव है। क्यों के अभाव में वैधता या प्रामाणिकता का कोई भी प्रयास अवैध और अप्रामाणिक ही रहेगा। अगला टॉपिक है सही क्रम। सही क्रम क्या है इसका? एक बार क्यों की स्पष्टता हो जाने के बाद आप जब अपने मूल्यों, मार्ग निर्देशक सिद्धांतों के प्रति जिम्मेदार और अनुशासित हो जाते हैं और आप जो कहते हैं वही करते हैं, तो इसके बाद का अंतिम चरण इन सबको सही क्रम में निबद्ध करना होता है। मैंने पूर्व में एप्पल की मार्केटिंग का जो उदाहरण इस्तेमाल किया था, उसी की तरह केवल सूचनाओं को विज्ञापित करने का क्रम बदलना होता है। यानी क्यों से शुरुआत करते हुए सारे संदेश का प्रभाव बढ़ाना होता है। हम क्या करते हैं यह महत्वपूर्ण है, चूंकि यह हमारे काम यानी क्या का मूर्त प्रमाण होता है, मगर क्यों को सबसे पहले आना चाहिए। क्यों बाकी सारे कामों का संदर्भ स्पष्ट करता है। जैसा कि आप इस पुस्तक में दिए गए उदाहरणों में और बाकी कई मामलों में भी देखेंगे कि जब भी कोई नेतृत्व यानी लीडरशिप, संवाद और निर्णय लेने का काम क्यों की स्पष्टता से शुरू होता है, उसका परिमाण दीर्घावधि तक कायम रहने वाला हुआ करता है। क्यों से शुरू करना लोगों को आपकी तरफ आने के लिए प्रेरित करता है। अगला टॉपिक है यदि आप क्यों के बारे में नहीं जानते तो आपका कैसे के बारे में जानना नामुमकिन है। सेंट एंटोनियो के व्यापारी रोलिन किंग ने एक छोटी दूर की विमान सेवा चलाने का काम, यानी जो कैलिफोर्निया में पैसिफिक साउथवेस्ट एयरलाइंस कर रही थी, उसे टेक्सास में करने का विचार किया। इसमें वे डलास, ह्यूस्टन और सैन एंटोनियो के बीच हवाई सेवा प्रदान करना चाहते थे। वे हाल ही में तलाक की लंबी और कष्टदायक प्रक्रिया से गुजरे थे और उन्होंने अपने वकील हर्ब कैलहर, जो शराब और धुआंधार सिगरेट पीने के आदी थे, को इस काम को करने के लिए नियुक्त किया। लगभग हर क्षेत्र में किंग और कैलेहर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। तो किंग किंग मतलब वो बिजनेसमैन जिसको वो एयरलाइन शुरू करनी है। तो किंग जहां कर्कश और अजीब सी मनोवृत्ति का थे, कैलेहर जो उनका वकील था वो समाज में लोकप्रिय और सामाजिक प्राणी थे। पहले पहले तो कैलेहर ने यानी वकील ने किंग के यानी बिजनेसमैन के इस विचार को निरी बकवास करार दिया, मगर उस शाम तक किंग ने उसे सफलता से अपने विचार से सहमत करा दिया और कैलेहर इस काम को करने के लिए नियुक्त की जा रही समिति में आने के लिए तैयार हो गए। साउथ वेस्ट को डलास से ह्यूस्टन के बीच पहली उड़ान शुरू करने के लिए 4 साल लगे। साउथ वेस्ट ने कम कीमत की उड़ानों का विकल्प शुरू नहीं किया। पैसिफिक साउथवेस्ट एयरलाइंस जो इस क्षेत्र की अगुवा अगुवा रही, साउथ वेस्ट ने उनके नाम की भी नकल कर ली, मगर उसे पहली एयरलाइन होने का लाभ नहीं मिला। चूंकि टेक्सास में पहले से ही एयरवेज, टेक्सास इंटरनेशनल एयरलाइंस और कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस काम कर रही थी और उनमें से कोई भी साउथ वेस्ट को स्थान देने की इच्छुक नहीं थी।
मगर वास्तविकता यह थी कि साउथ वेस्ट को एक एयरलाइन के रूप में दबदबा बनाना ही नहीं था, वह तो किसी लक्ष्य को एयरलाइन के माध्यम से पूरा करने में लगा था। द पर्पस वाज समथिंग एल्स। उसका पर्पस ये था ही नहीं कि मुझे एयरलाइंस फील्ड में टॉप पे जाना है। उसका पर्पस क्या है? 1970 के प्रथम हिस्से में यात्रा करने वाले लोगों का केवल 15%, 15% हवाई यात्रा किया करता था, यानी बाजार का क्षेत्र सीमित था। अतः इस स्थिति में बड़ी एयरलाइन के रूप में किसी भी नए प्रतिस्पर्धी को लेकर बाजार में भय का संचार होना स्वाभाविक था। पहले ही 15% लोग ही हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो और एक एयरलाइंस आ गई तो वो खा जाएगी उनको। मगर साउथ वेस्ट को इस 15% में कोई रुचि नहीं थी। उसका लक्ष्य तो वे 85% यात्री थे जो हवाई यात्रा नहीं करते थे। दिस इज द डिफरेंस। यदि उस समय आपने साउथ वेस्ट से पूछा होता कि इस क्षेत्र में आपके प्रतिस्पर्धी कौन है, तो उनका उत्तर होता कि हमारी स्पर्धा कार, रेल, बस से है। क्योंकि 85% तो वहां से यात्रा कर रहे हैं ना, उनका एयरलाइन से कंपटीशन ही नहीं है। क्या कमाल की बात है। उनका तात्पर्य यह होता कि हम सामान्य वर्ग के लीडर बनना चाहते हैं। उनके एयरलाइन शुरू करने के पीछे का क्यों यह था, यह उनका लक्ष्य था, उनका उद्देश्य था। उन्होंने किसी तरह से अपनी कंपनी को विकसित किया। उसके पीछे भी किसी उच्च स्तरीय प्रबंधन समिति द्वारा विकसित की गई रणनीति का हाथ नहीं था। इसे दूसरी कंपनियों की अच्छी प्रक्रियाओं का अनुसरण करके भी नहीं बनाया गया था। उनके मूल्य और निर्देशक सिद्धांत सीधे ही उनके क्यों से आ रहे थे, और वे अधिक सटीक थे। 1970 के दशक में हवाई यात्रा महंगी थी, और यदि साउथ वेस्ट को सामान्य आदमी का प्रणेता बनाना हो तो उसके लिए अपनी उड़ानें सस्ती रखना जरूरी था। उन दिनों जब हवाई यात्रा को उच्च वर्ग के प्रमाण के रूप में देखा जाता था और लोगों को टाई बांधकर यात्रा करनी पड़ती थी, साउथ वेस्ट को सामान्य आदमी के लिए सरल सहज होना था। यह अत्यंत आवश्यक था। उस समय में जब हवाई यात्रा जटिल थी, कीमतें आपकी फ्लाइट के मुताबिक कम ज्यादा होती थी, उस समय में साउथ वेस्ट को सरलता, सिंप्लिसिटी बनाए रखनी थी। यदि उन्हें 85% को अपने साथ लाना था, तो उनके लिए प्रक्रियाओं का सरल सामान्य रहना आवश्यक था। उस समय साउथ वेस्ट के किराए के केवल दो स्तर थे, रात या सप्ताहांत और दिन के समय, यानी नाइट और वीकेंड का फेयर अलग था, और दिन का जो समय का फेयर था वो अलग था। बस इतना ही। सस्ता, मजेदार और सरल। इस तरह से उन्होंने अपने सामान्य आदमी के प्रणेता बनने के लक्ष्य के लिए काम किया। उनके कामों के परिणाम उनके द्वारा किए गए कामों, जैसे उनके उत्पाद, उनके द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी, उनके उनकी कार्य संस्कृति और उनके विज्ञापन सभी में मूर्त रूप लेते दिखाई दिए। क्या विज्ञापन था उनका, देखो आप। अब आप देश भर में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। वाह, क्या बढ़िया टैगलाइन है। वे अपने विज्ञापन में कहते नजर आए। यह केवल विज्ञापन की एक टैगलाइन से बढ़कर था। इसके पीछे एक लक्ष्य, एक कारण ध्वनित होता था। एक ऐसा कारण जो अपने अनुयायियों को खोज रहा हो। ऐसे लोगों को जो साउथ वेस्ट से जुड़ सकें, जो इसे बड़ी एयरलाइंस के विकल्प के रूप में स्वीकार कर सकें। वे जो कंपनी के लक्ष्य से जुड़ाव बनाते हुए इसके प्रति वफादारी महसूस कर सकें। और जिन लोगों ने साउथ वेस्ट के लक्ष्य से जुड़ाव महसूस किया, वे कंपनी के ही हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि साउथ वेस्ट ऐसी कंपनी है जो उनसे और उनके लिए सीधे संवाद कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण यह कि उन्हें लगा कि साउथ वेस्ट की उड़ानें व्यक्ति के रूप में वे कौन हैं इसे भी बताती हैं। अपने उपभोक्ताओं के साथ वफादारी का रिश्ता बनाने का कीमतों से संबंध नहीं होता। कीमतें तो किसी एयरलाइंस के लिए अपने लक्ष्य या कारण को जमीन पर लेकर आने का एक माध्यम मात्र होती हैं। साउथ वेस्ट के पूर्व अध्यक्ष हॉवर्ड पुतनम अक्सर एक बड़ी कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारी रहे, एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिसने उन्हें एक कार्यक्रम के बाद संपर्क किया। उसने कहा, वह जब भी व्यापार के सिलसिले में यात्रा करता है तो बड़ी एयरलाइन से जाता है, और उसे ऐसा करना पड़ता है चूंकि यह उनकी कंपनी का नियम है।
उसने उस कंपनी के साथ कई उड़ानें की हैं और उसका नाम लगातार यात्रा करने वाले यात्रियों की श्रेणी में आ गया है। पैसों की बात नहीं है, मगर जब भी वह परिवार को लेकर यात्रा करता है तो वह साउथ वेस्ट से आता जाता है। कहानी सुनाते समय पुतनम गर्व से कहते हैं, उसे साउथ वेस्ट से प्रेम है। साउथ वेस्ट का किराया कम है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह उन्हीं लोगों को भाएगी जिनके पास खर्च को धन की कमी है। कम किराया साउथ वेस्ट की ढेरों विशेषताओं में से एक विशेषता है जो यह समझने में मदद करती है कि साउथ वेस्ट को सर्वसामान्य लोगों का अनुमोदन क्यों मिला है। साउथ वेस्ट ने जो हासिल किया वह व्यवसायिक किंवदंती बन चुकी है। चूंकि कैसे करना है इसे लेकर वे बहुत अनुशासित हैं, अतः वे इतिहास की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली एयरलाइंस में शामिल रहे हैं। देखो मजे की बात, सबसे सस्ता टिकट बेचकर भी सबसे ज्यादा लाभ कमाया उन्होंने, सिवाय सितंबर 2011 के बाद। सितंबर 2011 के बाद क्यों? क्योंकि तब उन्हीं का जहाज था जो ट्विन टावर से टकराया था, तो एकदम क्रैश हो गई थी एयरलाइंस। और 1970 और 2000 में तेल की कमी के बावजूद ऐसा कोई भी साल नहीं रहा जिसमें उन्होंने लाभ नहीं कमाया हो। सिर्फ 3 साल बस, बाकी हर साल लाभ कमाया। साउथ वेस्ट जो भी कहती या करती है वह प्रामाणिक है, सत्य है। उनके बारे में हर बात उस वास्तविक कारण, लक्ष्य को दर्शाती है जिसे किंग और कैलेहर ने दशकों पहले सोचा था। इसमें आज तक जरा भी फर्क नहीं आया है। पिछले 30 सालों पर तेजी से नजर डालें तो यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस ने साउथ वेस्ट की सफलता को देखते हुए उसके साथ स्पर्धा में बने रहने के लिए यह तय किया कि उन्हें भी कम कीमत वाली उड़ानें शुरू करनी चाहिए। हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए। यह सोचते हुए उन्होंने अप्रैल 2003 में डेल्टा ने अपनी कम किराए वाली उड़ान सोंग शुरू की और उसके 1 साल के भीतर यूनाइटेड ने ऐसी उड़ान टेड शुरू की। दोनों ने ही इस बात की नकल करने की कोशिश की कि साउथ वेस्ट कैसे इसे कर रहा है। उन्होंने हर एक के लिए टेड और सोंग को सरल, सहज और सस्ता बनाया, मजेदार बनाया। जिसने भी इनमें सफर किया उन्हें ये सरल, सहज और मजेदार लगे, मगर फिर भी दोनों के प्रयास असफल रहे। यूनाइटेड और डेल्टा दोनों ही इस क्षेत्र के पुराने खिलाड़ी थे, दिग्गज थे और बाजार की मांग और अवसर के अनुरूप अपने उत्पादों को विकसित करने की योग्यता रखते थे। दिक्कत वे क्या कर रहे हैं इसमें नहीं थी, बल्कि इसमें थी कि लोग नहीं जानते हैं कि सोंग और टेड क्यों शुरू किए गए हैं। वे भले ही साउथ वेस्ट से अच्छे हों, इससे फर्क नहीं पड़ता था। यह सही है कि लोगों ने उनमें सफर किया, मगर क्या वे उनके प्रति वफादार रह पाए? क्वेश्चन मार्क। नहीं, क्योंकि लोग आपके उत्पादों से, आपके ब्रांड से किसी न किसी कारण से जुड़ते हैं और उसका आपसे कोई लेना देना नहीं होता। एक बार आपके उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित होना मुद्दा नहीं होता। समस्या यह थी कि बहुत कम लोग ब्रांड के साथ जुड़ पाए थे, वफादार हो पाए थे। क्योंकि स्पष्टता नहीं होने से सोंग और टेड भी बाकी एयरलाइंस की तरह सामान्य उत्पाद बनकर रह गए। क्योंकि अस्पष्टता के चलते लोगों ने इन्हें केवल कीमत और सुविधा के पैमानों पर ही जांचा। वे वास्तव में कमोडिटी बन गए जिन्हें अपने प्रचार प्रसार के लिए जोड़ तोड़ का सहारा लेना पड़ा, और यह प्रस्ताव बहुत ही महंगा था। यूनाइटेड ने 4 साल के बाद सस्ती उड़ानें बंद कर दी और डेल्टा के सोंग ने भी अपने शुरुआत की ठीक 4 साल बाद अपनी अंतिम उड़ान भरी। मैं यहाँ रोक रहा हूं, इस पे विचार करिए। अपने जीवन में क्या इसका फायदा है उस पर विचार करिए। अपने विचार ग्रुप में साझा करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे। नमस्कार।